नमस्कार साथियों, मैं डीसी मिश्रा स्वागत करता हूं आप लोगों का रीजनिंग एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। टॉपिक वाइज श्रृंखला चल रही है आरओ की परीक्षा के लिए और उस कड़ी में आज जो चैप्टर मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं वो चैप्टर है वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन। दो चैप्टर बनते हैं, एक चैप्टर बनता है एनालॉजी और एक चैप्टर बनता है क्लासिफिकेशन करके। या तो आपकी परीक्षा में इन दोनों ही चैप्टर्स से एक एक क्वेश्चन पूछा जाएगा तय है, या फिर दोनों में से किसी एक चैप्टर से एक क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। आरओ की परीक्षा में इन चैप्टर से, इन दो चैप्टर्स में से या तो दोनों में से ही या तो किसी एक में से ही परीक्षा में प्रश्न पूछा जरूर जाता है। ये बात समझ लीजिए अच्छे से, ठीक है। तो उसी संदर्भ में ये वर्गीकरण वाला चैप्टर आज के दिन हम लोग करेंगे और फिर जो अगला चैप्टर करेंगे वो एनालॉजी का चैप्टर होगा हम लोगों का, ठीक है। तो वर्गीकरण क्या होता है, उसके क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, कैसे उनके क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहिए, अप्रोच क्या होनी चाहिए, इस पर करेंगे आज के सत्र में हम लोग चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं आज के अपने इस सत्र को रीजनिंग एक्सप्रेस के चैनल के साथ। वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन क्या होता है, व्हाट इज वर्गीकरण, वर्गीकरण किसको बोलेंगे। तो वर्ग यानी कि क्लासिफिकेशन यानी कि उनको पार्ट वाइज कर देना, अलग अलग पार्ट्स में ब्रेक करना, ठीक है। तो वर्गीकरण का यहां पर मतलब होता है कि किसी भी दिए गए ऑब्जेक्ट में से, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स आपको दिए जाएंगे, किसी भी दिए गए ऑब्जेक्ट में से तीन ऑब्जेक्ट्स को एक समूह में रखना और एक जो उनसे भिन्न है उसको अलग रख देना, इसका मतलब होता है वर्गीकरण, ठीक है। वर्गीकरण के अंतर्गत हमसे जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो तीन प्रकार के पूछे जाते हैं। कौन कौन से तीन प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं? एक होता है शब्दों पर आधारित, बेस्ड ऑन वर्ड्स, शब्दों पर आधारित, ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन बनता है लेटर्स पर आधारित यानी कि अक्षरों पर आधारित, बेस्ड ऑन लेटर्स, ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन बनता है संख्याओं पर आधारित यानी कि बेस्ड ऑन नंबर्स, ठीक है। ये तीन प्रकार के क्वेश्चंस हमारे सामने वर्गीकरण में बनते हैं। यही तीन प्रकार के क्वेश्चंस एनालॉजी यानी सादृश्यता वाले चैप्टर में भी बनते हैं, ठीक है। तो आज के इस सत्र में ये तीनों ही टाइप के कुछ कुछ क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, जिससे कि इन तीनों ही टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की सही अप्रोच हमको पता चल सके और परीक्षा में यदि इनका क्वेश्चन आ जाए तो हम उसको सॉल्व कर सकें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। आइए पहले क्वेश्चन के साथ में, जैसे ये लिखा है क्वेश्चन, भली भांति आप लोग परिचित होंगे क्योंकि परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसे क्वेश्चन आपके जो प्रैक्टिस करते हैं उनमें से आपकी आंखों के सामने से जरूर गुजरते होंगे कि निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक में शब्दों का विषम युग्म चुनिए, फाइंड द ऑड पेयर ऑफ वर्ड्स, ठीक है, या फाइंड द ऑड वन, या विषम छांटिए या विकल्पों में से विषम चुनिए, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता होगा, ठीक है। अब जनरली हम लोग क्या कर देते हैं, इसमें एक छोटी सी गलती करते हैं, और छोटी सी गलती करने का कारण यह है कि कोई आपको सही से यह नहीं बताता है कि भैया क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है, और उस मतलब के ना पता होने की वजह से हम क्वेश्चंस को गलत कर देते हैं, ठीक। जैसे इस क्वेश्चन की अगर चर्चा करते हैं तो कहता है विषम पहचानिए अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर्स, प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर्स, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या। ये चार संख्याएं, ये चार ऑप्शंस लिखे हैं, उनमें से इन चार ऑप्शंस में से हमको पता करना है कि इनमें से कौन विषम है, कौन भिन्न है। तो अब हम क्या करने लगते हैं, हम भिन्न पहचानने लगते हैं, हम विषम पहचानने लगते हैं, ये छांटने लगते हैं कि विषम क्या है, जबकि इसका मूल ये नहीं होता। इसका मूल ये होता है कि जिसको भी आप विषम छांट रहे हैं उसके बाद बाकी जो तीन बच रहे हैं उनको देखिए क्या उनमें कोई समानता है। यदि बाकी तीनों में कोई भी एक कॉमन चीज नहीं है, बाकी तीनों में कोई भी समानता नहीं है, तो फिर जो क्वेश्चन आप कर रहे हैं वो गलत हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे बच्चे आफ्टर एग्जाम मिलते हैं, बोलते हैं सर हमने इस प्रश्न का उत्तर ये किया था, ये इस तरह से अलग है बाकी तीनों से। तो हम कहते हैं भैया क्या बाकी तीन में समानता देखी? अगर आप इसको अलग कर रहे हैं इस पर्टिकुलर कंडीशन के आधार पर,
तो दूसरे ऑप्शन नंबर ए को भी तो अलग किया जा सकता है, उसमें भी तो ये एक पर्टिकुलर चीज है जो बाकियों में नहीं है। ठीक, तो बाकी तीनों में समानता देखना बड़ा जरूरी होता है। ठीक, अब यहां पर अगर हम इसको अलग करेंगे कि अपरिमेय संख्या, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं, तो आपको यह जानकारी होनी चाहिए कि पहले अपरिमेय संख्या क्या होती है, प्राकृतिक पूर्ण संख्या या पूर्णांक संख्या क्या होती है, यह आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक, तो इससे एक बात यह निकल करके आई कि जो शब्दों पर आधारित क्वेश्चन होते हैं, एनालॉजी हो या क्लासिफिकेशन, शब्दों पर आधारित जो क्वेश्चन होते हैं वे आपके जनरल नॉलेज यानी कि सामान्य ज्ञान पर निर्भर होते हैं। आपका सामान्य ज्ञान अच्छा होगा तो ही आप इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। सामान्य ज्ञान और जनरल नॉलेज, ठीक है, कॉमन सेंस पर भी निर्भर होते हैं। ठीक, तो अब इसमें से अलग क्या होगा, क्या अपरिमेय संख्याओं को अलग कर सकते हैं, या प्राकृतिक को, या पूर्ण को, या फिर पूर्णांक को। ठीक, तो सबसे पहले अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, ऐसी संख्याएं जिनको भिन्न में प्रदर्शित नहीं किया जा सकता, भिन्न में शो नहीं कर सकते। ठीक है, भिन्न में शो नहीं कर सकते, दैट इज P by Q में इनको नहीं लिखा जा सकता। ऐसी संख्याओं को अपरिमेय संख्याएं बोलते हैं। ठीक, उदाहरण के तौर पर दो अपरिमेय संख्या है, दो को P by Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक, फिर प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, सभी संख्याएं 1 2 3 एंड सो ऑन करके सारी की सारी क्या है, ये प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। ठीक, पूर्ण संख्या क्या होती है, ऐसी सभी संख्याएं जिनमें माइनस ना लगा हो और दशमलव ना लगा हो, ऐसी संख्याओं को पूर्ण संख्या बोलते हैं। यानी 1 2 3 ये भी क्या है, सारी की सारी पूर्ण संख्याएं होती हैं। बस पूर्ण संख्या में ऋणात्मक चिन्ह नहीं होना चाहिए, माइनस नहीं लगा होना चाहिए, ठीक है, और दशमलव नहीं होना चाहिए। ठीक, पूर्णांक संख्या किसको बोलते हैं, पूर्ण संख्याओं को ही पूर्णांक संख्या बोल दिया जाता है, बस उसमें ऋणात्मक चिन्ह यानी नेगेटिव साइन भी यूज किया जा सकता है। ठीक, तो पूर्णांक संख्याएं भी क्या है, 1 2 3 ये सारी की सारी पूर्णांक संख्याओं के अंतर्गत आएंगी। ठीक है, इसमें दशमलव संख्या भी लग सकते हैं हम लोग, माइनस की संख्या भी लिख सकते हैं। ठीक, और सबसे बड़ी बात कि चाहे प्राकृतिक संख्या हो या पूर्ण संख्या हो या पूर्णांक संख्या हो, इन तीनों को ही भिन्न में लिखा जा सकता है, भिन्न में लिख सकते हैं, भिन्न में प्रदर्शित कर सकते हैं। और यदि भिन्न में प्रदर्शित कर सकते हैं तो अब बताओ, तीनों में समानता हो गई ना, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, ये तीनों परिमेय संख्याएं हैं, दीज ऑल आर रेशनल नंबर्स। लेकिन अपरिमेय संख्याएं इनमें से क्या हो जाएंगी, अलग हो जाएंगी। तो ऑप्शन नंबर ए अलग हो गया। ठीक, तो जब भी आपके सामने क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन आएगा तो आप जिसको भी अलग कर रहे हैं, अलग करने के बाद कुछ समय देकर के जरूर देखें कि बाकी तीनों में कोई समानता है या नहीं। अगर समानता एग्जिस्ट नहीं कर रही तीनों में और आपने किसी को यूं ही अलग कर दिया कि ये विषम है, तो फिर भैया बाकी तीन में भी कोई ना कोई ऐसा होगा जिसके पास अपना कोई इंटरनल गुण होगा और वो अपने आप को अलग मान रहा होगा, तब क्या करोगे, गलत हो जाएगा क्वेश्चन ऐसे में। ठीक, आ जाओ अगला क्वेश्चन, विषम युग्म छांटिए क्या है, झुंड, पशु समूह, दल, हंस, इनमें से अलग कौन सा होगा। हंस को अलग कर दें, क्यों, क्योंकि झुंड, पशु समूह या दल ये सारे के सारे क्या हैं, संज्ञावाचक समूह हैं, सारे के सारे क्या हैं, संज्ञावाचक समूह। ठीक, अब देखो इसमें हिंदी भी आ गई है कि नहीं, हिंदी भी आ गई कि झुंड, पशु, दल ये संज्ञावाचक यानी कि भीड़ को दर्शाते हैं, जबकि हंस क्या होता है, अकेला होता है। ठीक है, हंस व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो हंस को ही क्या कर देंगे, अलग कर देंगे। अगला क्वेश्चन, डेसीमीटर, किलोमीटर, एमीटर, मिलीमीटर, इनमें से अलग क्या है। ठीक है, तो अगर हम पहचानते हैं डेसीमीटर, किलोमीटर, एमीटर और मिलीमीटर में से समझ में आता है कि चाहे डेसीमीटर हो, किलोमीटर हो या मिलीमीटर हो, ये दूरी को नापने की इकाई है। क्या है, दूरी को नापने की इकाई। जबकि जो एमीटर होता है ये किसको, ये विद्युत धारा यानी करंट फ्लो को नापने की इकाई होता है। किसको, विद्युत धारा को नापने की इकाई होता है। तो इनमें से अलग कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर सी इनमें से अलग हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट ये देखो, ये लेटर कोडिंग वाला क्वेश्चन, लेटर एनालॉजी वाला, क्लासिफिकेशन वाला क्वेश्चन आ गया। अब लेटर क्लासिफिकेशन का जो क्वेश्चन होगा
तो लेटर क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन डिपेंड करता है अल्फाबेटिकल सीरीज की प्लेस वैल्यूज पर। ठीक है, आपको अल्फाबेटिकल सीरीज की प्लेस वैल्यूज आती हैं तो आप लेटर एनालॉजी या लेटर क्लासिफिकेशन के क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अच्छा ये जरूरी नहीं कि सारे के क्वेश्चन अल्फाबेटिकल प्लेस वैल्यू की सीरीज से यहां पर बने, लेकिन मोस्टली क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन उसी से बनते हैं। एक आधा दो चार क्वेश्चन इधर उधर से भी पूछ लेते हैं, इसमें वॉवेल कॉन्सोनेंट चल रहा होता है या कुछ और प्लेस वैल्यू से ही चल रहा होता है। ठीक, जैसे इस क्वेश्चन को देखते हैं तो कहता है LJKK HTUO BCIE और KLOI, क्या प्लेस वैल्यू से कोई लॉजिक यहां पर लगा सकते हैं? ठीक है, 12 10 11 11 ये प्लेस वैल्यू है, 19 20 21 15 2 3 9 5 नहीं, प्लेस वैल्यू का तो कोई खेल नहीं नजर आ रहा ना, तो दूसरा खेल समझते हैं। और अगर दूसरा खेल समझने जाते हैं तो देखो अंतिम दो लेटर, बाकी तीन में देखना बी सी और डी में अंतिम दो लेटर UOIEOI ये तीनों क्या हैं? वॉवेल्स हैं, तीनों क्या हैं? वॉवेल्स। जबकि LJKK में अंतिम दो लेटर्स वॉवेल नहीं है या कोई भी वॉवेल LJKK में नहीं है, तो यही क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, साझेदारी, प्रोप्राइटरशिप, व्यापार संघ और नौकरी, इनमें से कौन अलग है? इनमें से कौन अलग? ठीक है, तो साझेदारी समूह में होती है, साझेदारी समूह में होती है। ठीक है, प्रोप्राइटरशिप भी समूह में होती है। साझेदार एक व्यक्ति तो खुद बनेगा नहीं कि हम हैं और हम ही साझेदार हैं, नहीं, प्रोप्राइटरशिप भी एक से अधिक व्यक्तियों की होती है। व्यापार संघ में भी एक से अधिक व्यक्ति होते हैं, लेकिन नौकरी एक व्यक्ति अकेला ही करता है। ठीक है, नौकरी अकेला ही करता है, ये नहीं कि नौकरी कई लोग हैं। ठीक है, नौकरी कई लोगों का झुंड नहीं होती, एक व्यक्ति व्यक्तिगत तौर पर अकेला ही नौकरी करता है। जबकि साझेदारी, प्रोप्राइटरशिप या व्यापार संघ के लिए हमको कई लोगों की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, अब आपके दिमाग में शायद आ रहा हो कि सर नौकरी में भी तो बहुत सारे लोग हैं जो नौकरी करते हैं। ठीक है, अब आप अपनी बात कीजिए, मान लीजिए कि आपके घर में कोई मेड है। ठीक है, तो आपने केवल उस मेड को नौकरी पर रखा है, एक ही आपके यहां नौकरी, एक पर्सन ही आपके यहां नौकरी कर रहा है, तो आप क्या कहोगे? कि वो प्रोप्राइटरशिप रखे? आप क्या कहोगे? कि वो साझेदारी है आपकी उस मेड के साथ में? आप क्या कहोगे? कि वो व्यापार संघ का हिस्सा है, वो जो मेड है आपके यहां पर? नहीं ना, वो मेड आपके यहां पर सिर्फ नौकरी करने आती है, व्यक्तिवाचक है। ठीक, तो साझेदारी, प्रोप्राइटरशिप, व्यापार संघ ये व्यक्ति के समूहों को दर्शाती है, ये समूह को दर्शाती है, जबकि नौकरी व्यक्तिगत व्यक्ति को दर्शाती है। तो नौकरी क्या हो जाएगा? इनमें से अलग हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन हमारे पास है, पंख, कपाल, ग्रास नली, नास्य और हड्डी। तो पंख, कपाल, ग्रास नली, नास्य और हड्डी को अगर हम समझेंगे कि इनमें से अलग कौन सा है, तो नास से हड्डी यानी नाक की हड्डी इंसानों में भी होती है, जानवरों में भी होती है, पक्षियों में भी होती है। पंख हमारे नहीं होते। ठीक है, ग्रास नली हमारे भी होती है, कपाल हमारे भी होता है। तो कपाल, ग्रास नली और नास से हड्डी, अगर हम पक्षियों के संदर्भ में भी चलेंगे तो ये क्या है? ये आंतरिक रचनाएं हैं ना शरीर की। ठीक है, ये क्या है? आंतरिक रचना। ठीक है, जबकि पंख क्या होता है? पंख बाह्य रचना होती है, बाह्य हिस्सा होता है शरीर का, तो यही पंख ही क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, अब देखो ये आया है क्वेश्चन हम लोगों के पास में नंबर क्लासिफिकेशन का। तो नंबर क्लासिफिकेशन का जो क्वेश्चन होता है ना भैया, ये कई बार फंसा देता है। झूठ बोलने की कोई आवश्यकता नहीं, सच बोलो, सुखी रहो। ठीक, नंबर क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन यदि आपकी परीक्षा में पूछ लिया गया है तो हो सकता है कि वो आपको फंसा दे। क्यों? क्योंकि नंबर क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन का कोई सेट क्राइटेरिया, सेट पैटर्न नहीं होता। कुछ भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, कोई भी लॉजिक लग सकता है। ठीक है, और यदि कोई भी लॉजिक लग सकता है तो ऐसी स्थिति में यहां पर यदि आपसे नंबर क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन ना बने तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। समझ रहे हो? बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है कि हमसे क्वेश्चन नहीं बना। ठीक क्योंकि
इस क्वेश्चन की प्रकृति ही ऐसी है कि कई बार ये क्वेश्चन नहीं बनता। अब ये क्वेश्चन आसान है कि कठिन, देखते हैं। 72, 83, 54, 135 क्या कर सकते हैं, कोई भी लॉजिक लग सकता है। 72, 83, 54, 135, 7, 2, 9, 8, 3, 11, 5, 4, 9, 1, 3, 4, 5, 9। देखो बन गया, क्या बन रहा है, इसको 7 और 2 को आपस में जोड़ दो, 7 और 2 को आपस में जोड़ दो तो 9 बनता है। 8 और 3 को आपस में जोड़ो तो 11 है। 5 और 4 को आपस में जोड़ो तो 9। 1 + 3 + 5 को आपस में जोड़ो तो 9। यानी कि ऑप्शन नंबर बी को छोड़ करके बाकी संख्याओं को यदि हम आपस में जोड़ते हैं तो बनता है 9, जबकि बीच वाली संख्या ऑप्शन नंबर बी में 11 बनता है। तो अलग कौन सी संख्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी की संख्या अलग हो जाएगी। ठीक, स्कार्फ, दस्ताने, धूप का चश्मा, स्वेटर, इनमें से अलग क्या है। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन है, कॉमन सेंस से कॉमन सेंस से दिया जा सकता है। स्कार्फ ठंड में बांधा जाता है, दस्ताने ठंड में पहने जाते हैं, धूप का चश्मा कब लगाते हो, जब धूप बहुत तेज होती है। धूप बहुत तेज होगी तो गर्मी होगी, तभी तो धूप बहुत तेज होगी, तो धूप का चश्मा गर्मी में लगाया जाता है, जबकि स्वेटर भी ठंड में पहना जाता है। ठीक, तो स्कार्फ, दस्ताने और स्वेटर ठंड में पहनने वाले कपड़े हैं, जबकि धूप का चश्मा गर्मियों में लगाया जाता है, तो ये अलग हो जाएगा। ठीक, आ जाओ अगला क्वेश्चन। दिसपुर, मुंबई, चेन्नई, झारखंड, अलग पहचानना है। दिसपुर, मुंबई, चेन्नई, दीज ऑल आर कैपिटल्स। दिसपुर भी कैपिटल है, मुंबई भी कैपिटल है, चेन्नई भी कैपिटल है, झारखंड कैपिटल नहीं है, प्रदेश है। तो अलग क्या हो जाएगा, झारखंड इसमें से अलग हो जाएगा। बाकी तीनों क्या हैं, राजधानियां हैं, कैपिटल्स हैं, राजधानियां यानी कि कैपिटल्स। ठीक है, चेन्नई तमिलनाडु की, मुंबई महाराष्ट्र की और दिसपुर असम की। ठीक है, हाँ आओ भाई अगला क्वेश्चन। एसएमएस, मनी ऑर्डर, स्पीड पोस्ट और पत्र। ठीक है, एसएमएस, मनी ऑर्डर, स्पीड पोस्ट और पत्र, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया, बहुत बार, अब तो घिस चुका है ये क्वेश्चन। तो एसएमएस, मनी ऑर्डर, स्पीड पोस्ट और पत्र में अलग क्या होगा, सीधे सीधे दिख रहा है। एसएमएस शॉर्ट मैसेज सर्विस मोबाइल के माध्यम से की जाती है, जबकि मनी ऑर्डर, स्पीड पोस्ट और पत्र के लिए हमको ये डाक सेवा के अंतर्गत आता है। किसके, डाक सेवा के अंतर्गत। ठीक है, इंडिया पोस्ट के अंतर्गत। तो एसएमएस इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल सर्विस सेवा है, मोबाइल मैसेज सर्विस सेवा है, जबकि बाकी के लिए हमको डाक सेवा की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ग, समलंब, घन और त्रिभुज में अलग क्या है। वर्ग, समलंब, घन और त्रिभुज में अलग क्या है। ठीक है, तो वर्ग, समलंब, घन और त्रिभुज में अलग क्या है, घन अलग हो जाएगा। क्यों अलग हो जाएगा, क्योंकि घन जो है वो 3 डायमेंशनल फिगर है। घन एक 3 डायमेंशनल फिगर है, जबकि बाकी सारे कैसे फिगर हैं, चाहे वो वर्ग हो, समलंब हो या त्रिभुज, ये सारे के सारे 2D फिगर हैं। ये वर्ग हो गया, ठीक है, ये समलंब हो गया, समलंब हो गया ये, ठीक है, ये त्रिभुज हो गया। जबकि यदि हम घन बनाएंगे तो घन को ऐसे बनाएंगे। ठीक है, तो घन एक 3 डायमेंशनल फिगर है, बाकी सारे के सारे 2D फिगर हैं, और यदि 2D फिगर हैं तो यही घन क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ये क्यूब है घन। आ जाओ भाई अगला क्वेश्चन, कहता है अक्षरों का विषम युग्म छांटिए। अक्षरों का विषम युग्म छांटना है। UBC, RYZ, FGM, IPQ प्लेस वैल्यूज का प्रयोग किया जाए। U की प्लेस वैल्यू 21 होती है, B की 2 होती है, C की 3 होती है, R की 18, Y की 25, Z की 26। अगर प्लेस वैल्यूज नहीं आती हैं अल्फाबेटिकल सीरीज की तो क्वेश्चन करने में आपको बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। मैं इसीलिए कह रहा था कि भैया अल्फाबेटिकल सीरीज की प्लेस वैल्यू को समझना बड़ा जरूरी है, उनको याद होना बड़ा जरूरी है, और इसीलिए अल्फाबेटिकल सीरीज ही पहला चैप्टर मैंने आप लोगों को पढ़ाया था इस टॉपिक वाइज वाली क्लास में। तो जो लोग नहीं पढ़े हैं उसको पढ़ लें। ठीक है, फिर
FGM में ये 6 है, 7 है और 13 है, फिर ये 9 है, ये 16 है और ये 17 है। ठीक, अब समझ में आ रहा है ना अलग कौन सा है। देखो 18 से 25, 18 7 25 है, 9 7 16 है, पर ये 6 + 1 7 है। 21 से 2, अगर इस 21 से 2 पर चलते हैं तो U से जरा आगे बढ़ो, V W X Y Z A और B 7 हो रहा है कि नहीं, प्लस का 7 हो रहा है, तो ये भी प्लस का 7 है, प्लस का 1 है, प्लस का 7 प्लस का 1 प्लस का 7 प्लस का 1, सब जगह लॉजिक लग रहा है, लेकिन यहां पर जो लॉजिक लग रहा है वो प्लस का 1 प्लस का 6 का लग रहा है, तो अलग कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी FGM अलग हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन GCE SJL PLN JFH, अगेन प्लेस वैल्यूज का खेल समझते हैं चल करके। अगर हम प्लेस वैल्यूज का खेल समझते हैं तो G की प्लेस वैल्यू होगी 7, C की प्लेस वैल्यू होगी 3 और E की प्लेस वैल्यू होगी 5, यानी ये -4 हो रहा है और प्लस का 2 हो रहा है। ठीक, 19 10 और 12 ये अलग खेल चल रहा है। PLN समझते हैं, PLN पर समझते हैं तो ये हो जाएगा 16 12 और 14, ये भी देखो -4 प्लस का 2 हो रहा है। ठीक, JFH 10 6 और 8 -4 और प्लस का 2 हो रहा है। ठीक, तो अलग कौन सा हो गया, ये अलग है ना, 19 से 10 हो रहा है यानी -9 और प्लस का 2 हो रहा है, क्या ये होना चाहिए, नहीं, तो अलग कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी अलग हो जाएगा। ठीक, समझ रहे हो, जब आप टॉपिक के मूल को समझ जाते हो कि आखिरकार जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, जिस टॉपिक के आप क्वेश्चंस को लगा रहे हैं उसका मूल क्या है, तो क्वेश्चंस को सॉल्व करना आसान हो जाता है क्योंकि आपको उसकी मूल बात पता है। वर्गीकरण में भी सेम लॉजिक है। ठीक, अगर आप सिर्फ विषम पहचानने जाएंगे, विषम छांटने जाएंगे तो आप फंस जाएंगे। आपको क्या पहचानना है कि बाकी 3 में समानता क्या है, बाकी 3 में समानता देख लोगे, विषम अपने आप पता चल जाएगा, कोई झंझट ही नहीं रह जाएगी, है कि नहीं। ठीक, आ जाओ अगला क्वेश्चन, इसका उत्तर बताओ। GAT DAT EAV WAD, बताओ क्या उत्तर आएगा, मैं देख रहा हूं कमेंट। क्या उत्तर आएगा इसका, GAT DAT EAV WAD, प्लेस वैल्यू से ही करना, प्लेस वैल्यू से करोगे तो बन जाएगा। अगर हम प्लेस वैल्यू लिखते हैं तो G की 7 है, A की 1 है, T की है 20, 7 1 20 हो रहा है, ये 4 1 और 20 हो रहा है, ये 5 1 और 22 हो रहा है, ये 23 1 और 4 हो रहा है। क्या चल सकता है, हर बार बीच में एक कॉमन आया है, 7 1 20, 4 1 20, 5 1 22, 23 1 4, क्या लॉजिक बनेगा, 20 1 21 7 28, 22 5 27 1 28, 23 4 7, देखो क्या लॉजिक बन रहा है। अगर इसकी प्लेस वैल्यूज को जोड़ो तो ये 28 आता है, इसको जोड़ो तो 28 आता है, इसको जोड़ो तो 28 आता है, लेकिन इसको जोड़ो तो कितना आता है 25, यानी सभी लेटर्स को आपस में प्लेस वैल्यूज के योग को जोड़ने पर 28 मिलता है, सिवाय ऑप्शन नंबर बी के, तो ऑप्शन नंबर बी ही अलग हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, जरा इसका उत्तर बताओ क्या आएगा। LNP YAC RSU CEG, क्या उत्तर आएगा, प्लेस वैल्यू पकड़ो, आओ देखते हैं। LNP 12 14 16, 12 14 16, प्लस का 2 दिख रहा है, 25 1 और 3, 25 से 26, 26 से 1 यानी प्लस का 2 और 1 से 3 प्लस का 2 यहां पर भी है, 18 19 21, बस ये गड़बड़ है, ये 18 20 22 होना चाहिए था, 3 5 और 7, तो अलग कौन सा हो जाएगा ये, क्योंकि सब जगह क्या चल रहा है प्लस का 2, लेकिन ऑप्शन नंबर सी में +1 प्लस का
2 चल गया, बाकी सब जगह प्लस का 2 चल रहा था। ठीक, आ जाओ अगला क्वेश्चन। PRT BDF SUW KMN, अगेन प्लेस वैल्यू का यूज करते हैं, देखते हैं। अगर प्लेस वैल्यू का यूज करते हैं तो ये 16 है, 18 है और 20 बनता है। ये 2, 4 और 6 बनता है। देखो प्लस का 2 चल रहा है कि नहीं चल रहा है, नजर आ रहा है प्लस का 2। अब देखते हैं कहां नहीं चल रहा है। ये 19 है, ये 21 है, ये 23 है, ये भी प्लस का 2 है, तो निश्चित तौर पर ये अलग हो गया। 11 है, 13 है और 14 है। ठीक, तो 11 + 2 13 तो सही, लेकिन 13 + 2 15 होना चाहिए था, तो यही क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, आ जाओ। UQRN JG और NJ, इनमें से अलग कौन सा है? अगेन प्लेस वैल्यू पकड़ते हैं। UQ 21 और 17, 18 और 14 है। देखो 4 का अंतर नजर आ रहा है। 10 और 7, ये अंतर 3 का, बस पता चल गया ये अलग है। 14 और 4, ठीक है। तो इनमें कितने का अंतर है, -4 का, जबकि यहां पर केवल 3 का अंतर है। तो यही क्या हो जाएगा, अलग, ऑप्शन नंबर सी अलग हो गया। ठीक, आ जाओ अगला क्वेश्चन पहचाने। EBD IFH QNO और YVX, अगर प्लेस वैल्यू लिखते हैं तो क्या मिलेगा, 5, 2 और 4, ठीक है। -3 प्लस का 2, 9, 6, 2, अगेन माइनस का 3 प्लस का 2, 17, 14 और 15, माइनस का 3 प्लस का 1, अलग कर देंगे। यहां पर y 25, 22, माइनस का 3 और 2, 24x, तो अलग कौन सा हो गया, ये अलग हो गया, क्योंकि सब जगह लॉजिक क्या लग रहा है, -3 और +2 का, जबकि यहां पर क्या लॉजिक लग रहा है, -3 और +1 का, अलग है। ठीक है, आ जाओ अगला क्वेश्चन। अच्छा, तो देखो नंबर वाले, सॉरी शब्द वाले क्वेश्चन भी कराए, वो शब्दों पर आधारित क्वेश्चन थे, जो हंस और वो हंस वाला, पत्र SMS ऑर्डर वाला, ये सब वाला। फिर लेटर आधारित भी क्वेश्चन आपको कराए मैंने, ठीक है, लेटर पर बेस्ड की प्लेस वैल्यूज का कैसे खेल होता है। अब कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं नंबर के भी, लेकिन अगेन नंबर का क्वेश्चन परेशान कर सकता है, इसलिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। लग जाए तो जय भोले की, ना बने तो कोई बात नहीं, हमको तुमसे कोई बैर नहीं है कि नहीं, ये आपको अपनी मना स्थिति रखनी है। अब इसको देखिए, 22, 33, 10, 15, 18, 27, 16, 21 इंटू 2 इंटू 3, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 6 तिया 18, नहीं 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 8 दूनी 16, 8 तिया 24 होता है, बस हो गया। ये अलग है। कैसे अलग है, किसी एक संख्या का ही इंटू 2 इंटू 3 है। ये 11 दूनी 22, 11 33 है। ये 5 दूनी 10, 5 तिया 15 है, मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3। ये 9 दूनी 18, 9 तिया 27 है, तो ये 8 दूनी 16 है, लेकिन 8 तिया 24 होना चाहिए था, वो नहीं है, तो यही क्या होगा, अलग हो जाएगा। ठीक, आ जाओ इसको जरा पहचानते हैं। विषम छांटना है। 109, 561, 127, 307 क्या हो सकता है, 109, 561, 127, 307, 9 1 10, 5 6 11, 1 12, 7 3 10, 7 3, देखो सब संख्याओं को आपस में जोड़ो। अगर 1 + 0 + 9 को आपस में जोड़ते हो तो आता है 10, ठीक है। 5 6 1 को जोड़ते हो तो आता है 12, 7 2 9 और 1 आता है 10, और 7 + 0 + 3 आता है 10। तो अलग कौन सा हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि सबको जोड़ने पर सब में 10 आ रहा है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी में 12 आ रहा है, तो वही अलग हो गया। ठीक, इसको पकड़ा जाए, 373, 247, 317 और 319, क्या इसमें भी ऐड करने वाला लॉजिक लग सकता है क्या, लग तो रहा है। 7 3 10 3 13, 7 4 11 2 13,
7 3 10 1 11 और 9 3 12 1 13, इसमें भी लग जाएगा, इसमें भी लग रहा है। ठीक, बस इसके क्वेश्चंस अगर आपकी आंखों के सामने से गुजरे हैं, है कि नहीं, तो जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने से गुजरेंगे तो आपके दिमाग में n नंबर ऑफ लॉजिक्स चलेंगे कि अच्छा ये भी लग सकता है, या ये भी लग सकता है, या ये भी लग सकता है। तो उस हिसाब से आपका दिमाग काम करता है परीक्षा के दौरान और आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते। पर इन केस यदि फंस जाओ तो परेशान नहीं होना भैया, मैं बार बार यही बोल रहा हूं। ठीक है, अगर इनको जोड़ते हैं तो 3 + 7 + 3 बराबर होता है 10 13। किसके बराबर होता है? 13 के बराबर होता है। सिमिलरली 7 4 11 और 2 13 होता है, 7 3 10 और 1 11 होता है, 9 3 12 और 1 13 होता है। तो सब जगह 13 आ रहा है, लेकिन यहां पर ऑप्शन नंबर सी के लिए क्या आ रहा है? ये 11, तो यही अलग हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन 27 625 343 और 125, तो तुरंत होना चाहिए, दिमाग में तुरंत घुसना चाहिए। क्यूब लिखा हुआ है, कैसे? 27 3 का क्यूब होता है, 343 7 का क्यूब होता है, 125 5 का क्यूब होता है, लेकिन 625 क्या किसी का क्यूब होता है? नहीं, ये 25 का स्क्वायर होता है। बाकी संख्याएं क्यूब लिखी हुई हैं, जबकि 625 स्क्वायर लिखा हुआ है, तो यही बी वाला अलग हो गया। ठीक, अगला 216 8 125 और 65, इसको भी देख करके तुरंत आपके समझ में आना चाहिए कि खेल आसान है, कर सकते हैं। इसीलिए मैंने कहा था जब नंबर सीरीज भी पढ़ा रहा था कि भैया कम से कम 1 से 15 तक के क्यूब आने चाहिए, आपको 1 से 15 तक के कम से कम क्यूब आने चाहिए। ठीक, 216 किसका क्यूब होता है? 6 का। 8 किसका क्यूब होता है? 2 का। 125 किसका क्यूब होता है? 5 का। जबकि 65 किसी का क्यूब नहीं होता, 4 का जो क्यूब होता है वो 64 होता है, और ये 65 लिखा है, यानी 4 का क्यूब + 1 लिखा है, तो यही अलग हो गया, ये डिफरेंट हो गया। ठीक, आ जाओ अगला क्वेश्चन 45 75 105 और 85, क्या बन सकता है? अंतिम अंक सब में 5 है, तो क्या 5 के मल्टीपल से चल रहा है क्या? देखो, अगर इसको सॉल्व करें तो एक लॉजिक ये नहीं बन सकता 45 75 105 ये तीनों 15 के मल्टीपल में आता है। 15 3 45, 15 5 75, 15 7 105, लेकिन 85 15 के मल्टीपल में नहीं आता। क्या 85 15 के मल्टीपल में आता? नहीं, 17 के मल्टीपल में आता है। 17 5 85 होता है, तो यही 85 क्या हो जाएगा? अलग, क्योंकि बाकी 15 के मल्टीपल है लेकिन 85 नहीं है। ठीक है, आओ एक और क्वेश्चन देखें। हाँ, 53 73 23 और 33, क्या लॉजिक लग सकता है? 53 73 23 और 33 में 5 3 8 7 3 10 3 2 5 3 3 6 नहीं बनेगा। फिर 53 73 23 और 33 में 33 अलग दिख रहा है। क्यों अलग दिख रहा है? 33 भाज्य संख्या है। 33 कैसी संख्या है? भाज्य संख्या है। इसका भाग दोगे तो चला जाएगा, 3 से भी कटेगा, 11 से भी कटेगा। लेकिन बाकी तीनों संख्याएं, चाहे वो 53 हो, 73 हो या 23 हो, ये कैसी हैं? दे ऑल आर प्राइम नंबर्स, अभाज्य संख्याएं हैं। कैसी संख्याएं हैं? अभाज्य। तो अलग कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी वाला अलग हो जाएगा भैया। ठीक है, आई बात समझ में? चलो, तो फिर आज इतने ही क्वेश्चंस के साथ यहां पर समाप्ति करते हैं। 25 क्वेश्चन, हाँ 25 क्वेश्चन आज के इस सत्र में मैंने आप लोगों को कराए, वर्गीकरण वाले सत्र में। ठीक है, और आज के इस सत्र को अब यहीं पर समाप्त करेंगे और अगले सत्र में एनालॉगी के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, एनालॉगी टॉपिक को उठाएंगे। ये चैप्टर इसलिए उठा रहा हूं मैं क्योंकि अभी हाल ही में हम लोगों ने अल्फाबेटिकल सीरीज पढ़ी है, और अल्फाबेटिकल सीरीज से ये चैप्टर प्रत्यक्ष रूप से जुड़े होते हैं, जो लेटर क्लासिफिकेशन के क्वेश्चंस हम लोग कर रहे थे। तो इसलिए मैं इन चैप्टर्स को पहले उठा रहा हूं, जैसे अल्फाबेटिकल सीरीज उठाया, रिकॉर्डिंग डिकोडिंग उठाया, आज क्लासिफिकेशन उठाया, अगला सत्र हम लोग एनालॉगी का करेंगे, क्योंकि ये चैप्टर डायरेक्टली हमारे अल्फाबेटिकल सीरीज की प्लेस वैल्यू से जुड़े हुए हैं। ये चैप्टर के चैप्टर भी हम लोग कर लेंगे, और साथ ही साथ जितना हम इस तरह के क्वेश्चंस को करेंगे
प्लेस वैल्यूज उतना ज्यादा कंठस्थ होती जाएंगी, है कि नहीं। तो ये हम लोगों का आज का सत्र था। आज के इस सत्र को अब यहीं पर समाप्त करेंगे। ये रीजनिंग एक्सप्रेस की ऑफिशियल ऐप है जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से, या इसके डाउनलोड का लिंक क्लास के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। अब आप क्यों डाउनलोड करना चाहते हैं तो भैया समझ लीजिए, यदि आप इसको डाउनलोड करते हैं तो आपको, अगर आप कोई बैच लेना चाहते हैं और डिटेल में और अच्छे से रीजनिंग को पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, कि और अच्छे से हम पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ लें ताकि हमें और जो डाउट आ रहे हैं वो डाउट ना होने पाए। वैसे मेरा प्रयास रहता है कि मैं यहीं पर लाइव क्लास में आपका डाउट पूरा का पूरा क्लियर कर दूं। फिर भी यदि आप अगर बैच लेना चाहते हैं तो ये आपके लिए बैच उपलब्ध है। कहां पर उपलब्ध है? इस रीजनिंग एक्सप्रेस ऐप पर ये बैच आपके पास उपलब्ध है। ठीक, तो यदि आपको लेना हो तो आरओ की परीक्षा के लिए ये कंप्लीट रीजनिंग का कोर्स है, समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी की परीक्षा के लिए मात्र 295 रुपए में। यदि आपका मन करे, दिल करे तो आप इस बैच को ले सकते हैं, वहां पर भी पढ़ाई कर सकते हैं और डिटेल में और अच्छे से। ठीक, इसके अलावा आप जुड़ सकते हैं हमसे टेलीग्राम पर द रीजनिंग एक्सप्रेस में, आप सबका स्वागत रहेगा। ये लिंक पर क्लिक करके जुड़ सकते हैं या इस क्यूआर कोड के माध्यम से जुड़ सकते हैं, या फिर इसको ज्वाइनिंग लिंक क्लास के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। कैसे ज्वाइन करना है तो इस पर क्लिक कर देंगे, ज्वाइन का ऑप्शन आएगा, ज्वाइन कर लेना। क्यों ज्वाइन करना है? यदि ज्वाइन कर लेंगे तो आप अपने डाउट्स को हमारे साथ में शेयर कर सकते हैं, वहां पर हम वहां पर एक्टिव रहते हैं, और साथ ही साथ आपको क्लासेस का लिंक भी वहां पर शेयर कर दिया जाता है, तो आपकी कोई क्लास मिस नहीं होगी। ठीक है, आज के सत्र को यहीं पर करेंगे समाप्त। यदि क्लास पसंद आई हो तो लाइक करना और कमेंट करके बताना ना भूलें कि क्लास आपको कैसी लगी। बाकी इच्छा अनुरूप सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं। अगर आपकी इच्छा करे तो सब्सक्राइब कर लें, नहीं करे तो कोई बात नहीं। इच्छा करे कि भाई और लोगों को भी इस क्लास के बारे में पता होना चाहिए तो शेयर कर दें, नहीं तो कोई बात नहीं, है कि नहीं। हाँ, तो भैया आज के सत्र को यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। और चूंकि होली है, अब आज होलिका दहन भी है, तो आप सभी को होलिका दहन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके अंदर की जितनी नकारात्मकता है वो आज होलिका दहन में दहन हो जाए, आप सकारात्मकता से परिपूर्ण हो जाएं, खूब सारी पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर आ जाए और आप अपने लक्ष्य की ओर एकाग्र गति से आगे बढ़ सकें, पढ़ाई कर सकें अच्छे से और सफलता प्राप्त कर सकें। ठीक है, अब अगली क्लास होली के बाद होगी, ठीक, तो वहां पर लाइव आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को होलिका दहन की अशेष शुभकामनाएं, होली पर्व की अशेष शुभकामनाएं। आप सब पर ईश्वर की कृपा बनी रहे। मुलाकात करते हैं अगले सत्र में, तब तक राधे राधे, मिलते हैं। ठीक है।